नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रे कार्ड में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मोदी कैबिनेट विस्तार के बाद 5 बड़े मंत्रालय 5 नए दिग्गजों के हाथों में सौंप दिए गए और ये वो मंत्रालय हैं जो बीते दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में रहे थे, जिसकी कमान नए योद्धाओं के हाथ में अब दे दी गई है। पर इस बदलाव ने कई सवाल भी खड़े कर दिए कि क्या ये बीजेपी में हुआ ये फेरबदल बीते सालों की नाकामियों को ढकने के लिए काफी होगा, या मोदी ब्रांड की साख फिर से कायम करने के लिए नई रणनीति गढ़ी गई है और निशाना 2024 पर है। आज की चर्चा ग्रे कार्ड में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पांच बड़े मंत्रालय, 5 इस्तीफे और 5 नए धुरंधर। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार और फेरबदल कई लोगों के गले नहीं उतर रहा। कोरोना काल में जिन मंत्रालयों की ओर देश भर की नजर थी, उन सभी मंत्रालयों की कमान अब नए धुरंधरों के हाथ में सौंप दी गई है। पर कहीं ये मोदी ब्रांड की धूमिल हुई छवि को सुधारने की कोशिश तो नहीं। सोशल मीडिया पर लगातार निशाना बन रही सरकार कहीं एक तीर से 2 निशाने तो नहीं साध रही। एक तरफ नए चेहरों पर दांव से विधानसभा चुनाव भेदने की तैयारी और दूसरी तरफ 2024 के लिए नई रणनीति। खैर, ये तो धीरे धीरे ही सामने आएगा। पर अब आपको बता दें उन 5 मंत्रालयों के बारे में जिन्हें अब कुछ नए चेहरे संभालते हुए नजर आएंगे। मंत्रालय नंबर 1, स्वास्थ्य मंत्रालय। कोरोना काल में सबसे अहम भूमिका स्वास्थ्य मंत्रालय की ही रही और पिछले 1.5 साल से देश में जो भी कुछ हो रहा है उसके केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय भी रहा। लेकिन अब डॉक्टर हर्षवर्धन को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से केंद्र सरकार पर सवाल उठे और सोशल मीडिया पर जो किरकिरी हुई, उसने न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी मोदी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में इसका असर देखने को मिला और मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। कोरोना काल में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में मनसुख मंडाविया ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। मंत्रालय नंबर 2, शिक्षा मंत्रालय। कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र में भी काफी प्रभाव देखने को मिला और पिछले करीब 1.5 साल से स्कूल लगभग बंद है। ऐसे में बच्चों के ऑनलाइन एजुकेशन पर पूरा जोर भी दिया गया। ऐसे में कोरोना काल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा मंत्रालय की रही। लेकिन अब इस मंत्रालय से रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हो गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक कोरोना काल में सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए गए। ऐसे में अब धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इससे पहले उनके पास पेट्रोलियम मंत्रालय था। अब बारी है मंत्रालय नंबर 3, श्रम मंत्रालय। कोरोना काल में सबसे पहले मुश्किल प्रवासी मजदूरों के पलायन से सामने आई। लगातार जगह जगह लॉकडाउन लगता रहा और ऐसे में मजदूरों का मामला हमेशा चर्चा में रहा और सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को देश और दुनिया के कटाक्ष का सामना भी करना पड़ा। ऐसे में अब इस नई टीम के श्रम मंत्रालय से संतोष गांगवर की छुट्टी कर दी गई है और भूपेंद्र यादव को श्रम रोजगार मंत्रालय का दारोमदार सौंप दिया गया है। भूपेंद्र यादव चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं और मोदी और शाह के करीबी भी हैं। ऐसे में कोरोना काल में जब सबसे बड़ी चिंता रोजगार को लेकर है, तब ऐसे मोड़ पर भूपेंद्र यादव के पास ये अहम मंत्रालय आ गया है। मंत्रालय नंबर 4, पेट्रोलियम मंत्रालय। पिछले कुछ वक्त में पेट्रोल और डीजल के दामों में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखी गई। कोरोना काल में टूट चुकी अर्थव्यवस्था के बीच आम लोगों पर महंगाई की दोहरी मार के रूप में ये सामने आया, जिसको लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। इसे देखते हुए पेट्रोलियम से जुड़े मंत्रालय का जिम्मा अब हरदीप पुरी को सौंप दिया गया है। इससे पहले ये मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास था, पर इस समय हरदीप पुरी के सामने चुनौती होगी कि बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के बीच सरकार की छवि को कैसे बचाया जाए और सौर प्राकृतिक ऊर्जा जैसे रास्तों पर बल दिया जा सके। मंत्रालय नंबर 5, रेल मंत्रालय। भारत की लाइफलाइन माने जाने वाले रेलवे को अब नया चेहरा मिल चुका है। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में पीयूष गोयल से रेल मंत्रालय छीन लिया गया, जबकि अब पूर्व अफसर अश्विनी वैष्णव को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दरअसल प्रवासी मजदूरों के पलायन के वक्त रेलवे का सबसे अहम रोल रहा। इसके अलावा सामानों की सप्लाई के वक्त भी रेलवे ने अहम रोल निभाया था और अब नए मंत्री के सामने नई चुनौतियां होंगी। बहरहाल आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में कुल 43 लोगों को शपथ दिलाई गई।
इनमें 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री और 28 राज्य मंत्री पद की शपथ ली गई है। बता दें कि कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने को है, जहां बीजेपी का काफी कुछ दांव पर लगा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश से 7 नए चेहरों को अपने कैबिनेट में जगह दी है और साथ ही ऐसा करते हुए जातीय संतुलन का भी खास ध्यान रखा गया। इस कार्यकाल में पीएम मोदी के पास अब 3 साल से भी कम का समय बचा है और इस साल 2022 में भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने को है। इन चारों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में है और 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में चुनाव है। यहाँ भी 2 राज्यों में बीजेपी ही सत्तारूढ़ है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि इन राज्यों की सरकारों को चुनावों में दोहरी एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़े। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को इन 2-2.5 सालों में जनता की शिकायतों का समाधान करना है, महंगाई रूपी जख्म पर राहत की मरहम लगानी है और नौकरी की आस लगाने वाले युवाओं को रोजगार भी देना है और निवेशक, निजीकरण, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे नीतिगत फैसलों पर भी काम करना है। और फिर इसके बाद आता है 2024। 2024 में सत्ता महासंग्राम है। 2025 में संघ के 100 साल भी पूरे हो जाएंगे और संघ अपना शताब्दी वर्ष निश्चित रूप से केंद्र में बीजेपी छत्रछाया में ही मनाना चाहेगा। लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी की राह यकीनन आसान नहीं है। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। तो 36 नए चेहरे आ गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ 12 लोग एग्जिट भी हो चुके हैं मंत्रालय से। आर्या न्यूज के सवाल आपको दिखाएंगे। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर जल्दी से शुरू करते हैं। पीएम मोदी का दांव पार लगेगी क्या बीजेपी की ना उत्तर प्रदेश में, क्योंकि माना जा रहा है कि 2022 और 2024 को साधने की यहां पर सीधे तौर पर मंत्रालय का जो विस्तार हुआ उसको साधने की कोशिश की गई। उसके साथ साथ तीसरा सवाल हमारा ये कि टीम मोदी से टीम अटल के मंत्री जो चेहरे थे आखिर वो क्यों गायब हो जा रहे हैं। आपको बता चले राजनाथ सिंह के साथ साथ राजनाथ सिंह को मिलाकर के 4 सिर्फ अटल टीम के चेहरे बचे हैं टीम मोदी में। तो महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि एक के बाद एक दिग्गज नेता आखिर टीम से बाहर क्यों होते जा रहे हैं। कई नेताओं के तो नाम भी अब लिस्ट से गायब होते जा रहे हैं और इसके साथ साथ सवाल इस वजह से महत्वपूर्ण बन जाता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो मोदी सरकार ने कर दिया है, लेकिन क्या अब इस मंत्रिमंडल के सहारे उत्तर प्रदेश की जो चुनाव होने वाले हैं 2022 विधानसभा में, अभी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले, तो क्या उसे साधने की कहीं ना कहीं कोशिश यहां पर की जा रही है। मंत्रिमंडल है बहाना, क्या सीधे तौर पर 2022 को निशाना है बनाना। छठा सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि क्या मंत्रिमंडल के विस्तार से अब नैया पार लग जाएगी। स्वास्थ्य शिक्षा की नाकामी पर क्या कहीं सरकार लीपापोती करने की कोशिश तो नहीं करेगी, क्योंकि आपको बता दे चले अभी राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्या अब वैक्सीन मिलने लगेगी, क्योंकि कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए अपने अपने राज्यों में आपको बताते चले वैक्सीनेशन बंद कर दिया था। 15 मई से जो होना था उसको ये कहा था कि वैक्सीन नहीं है, इस वजह से पर्याप्त मात्रा में हम 18+ को वैक्सीन नहीं दे सकते हैं। तो आपको बताते चले एक तरफ मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और दूसरी तरफ जब से डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे ही हटाए गए, एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से ट्वीट सामने आने लगे, तंज कसने लगे थे। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए शबनम पांडे बीजेपी की प्रवक्ता है, हेमेंद्र शर्मा नेता कांग्रेस और अमनप्रीत कौर राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले हेमंत जी आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2022-2024 को साधने की यहाँ पर सीधे तौर पर कोशिश की गई है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये जो शीर्ष नेतृत्व ने अपने मंत्रिमंडल में जो फेरबदल किया है, ये सिर्फ इनकी पिछली नाकामियों को छुपाने का एक विफल प्रयास है, क्योंकि जनता अभी तक जान चुकी है कि जो भी इस सरकार की नाकामियां रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब की रही हों या शीर्ष नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही हों, आप ये मान के चलिए कि एक ये जुमलों वाली सरकार है। और क्या आपको लगता है कि खूंटा बदलने से भैंस ज़्यादा दूध देने लगती है? दूसरी चीज़, अगर कोई रेलगाड़ी अगर खराब हो जाती है तो उसके इंजन को बदला जाता है, ना कि डब्बों को। आपने देखा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर को बदला गया, तो क्या ये मान लें कि एक मौजूदा नेतृत्व ने मान लिया है कि हमारा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारी विफलताएं थी, जो कोविड की महामारी को हम लोग एक पूरी तरीके से कंट्रोल करने में विफल रहे, तो ये उसका खामियाजा इन मंत्रियों को उठाना पड़ा?
ठीक है, शबनम पांडे जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि डिब्बा बदलने से कुछ नहीं होगा, इंजन बदलना चाहिए था। देखिए पल्लवी जी, निश्चित तौर पे ये विपक्ष में बैठे हैं और आरोप लगाना इनका काम है, भले ही आरोप में कोई तथ्य हो या सत्यता हो या ना हो। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कोरोना का दौर आया, कोरोना संक्रमण आया, ये जो आपदा का समय है, ये विपक्षी पार्टियों के लिए आपदा में राजनीतिक अवसर ढूंढने का समय हो गया। हर बात पर ये आपदा पे संवेदना या मदद करने के बजाय सरकार पर हमेशा ये कटाक्ष करते रहे। विश्व की हर बड़े बड़े देश धरातल पर औंधे मुंह गिरते दिखे, लेकिन इन्होंने किसी की परवाह नहीं की। देश में कहीं न कहीं सत्ता का नींव हिलाने की कोशिश करते रहे, पर उसके ठीक उलट हमारी सरकार जो है लगातार प्रयास करती रह रही है कि सरकार किस तरीके से इस आपदा के समय लोगों को राहत और मदद पहुंचाए और साथ साथ देश के विकास को गति देती रहे। क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं कि भारत में केवल आपदा आई और भारत में केवल विकास की रफ्तार को इस संक्रमण काल ने थोड़ा सा हिलाया। ये पूरे विश्व में ये दौर चल रहा है और सभी सरकारें अपने इसके लिए प्रयास कर रही है, पर भारत की सरकार इस पर बहुत संजीदगी से काम कर रही है। अगर कैबिनेट विस्तार होता है और कैबिनेट विस्तार में तमाम अनुभवी शैक्षिक अगर उनकी ये देखी जाए योग्यता, तो बहुत बेहतर शैक्षिक योग्यता के साथ, बहुत बेहतर अनुभव के साथ अगर नेताओं को, मंत्रियों को वहां पे जगह दी गई है तो ये सराहनीय है। तो आप कहना चाहते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ जितने भी नेताओं और 12 मंत्रियों के आप लोगों ने इस्तीफे मांग लिए, तो उनके पास कम अनुभव था और इसके साथ साथ उनकी शैक्षणिक योग्यता भी कम थी, इसी वजह से इस्तीफा लिया गया। देखिए, मेरे शब्दों को अनर्थ बनाने के बजाय अर्थ में डालने की कोशिश करिए। इसके साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ सवाल का जवाब चाहती हूँ क्योंकि आपने कहा कि उनकी शैक्षणिक योग्यता अधिक है, अनुभव को देखते हुए उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो क्या डॉक्टर हर्षवर्धन उनके लिए भी मेरी यही बात है, और जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके ऐसा नहीं है कि इस्तीफा देने का मतलब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, उन्होंने सरकार में जो पद उन्हें मंत्री पद था उससे इस्तीफा दिया। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली ऐसी रही है कि समय समय पर जरूरत पड़ने पे जिन्हें सरकार में बैठना उन्हें सरकार पे बैठाया जाता, और जिन्हें संगठन में जिनकी जरूरत होती है समय के अनुसार उन्हें संगठन में दिया जाता है, और हर किसी के अनुभव और शैक्षिक योग्यता का पूरा लाभ उठाया जाता है। अगर किसी ने इस्तीफा दिया है तो उनकी योग्यता में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर योग्यता में प्रश्न चिन्ह होता तो उन्हें सरकार में कभी बैठाया ही नहीं जाता। तो अगर सरकार में बैठे उनकी बहुत सारी उपलब्धियां। ठीक है, अमनप्रीत कौर जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और जिस तरीके से अभी शबनम पांडे जी ने कहा कि उनकी शैक्षणिक योग्यता अधिक है और उनका अनुभव भी अधिक है, इस वजह से उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया ताकि आगे की जो सरकार की राह है वो आसान हो सके। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप इसे किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि अगर देखा जाए संतोष गंगवार, सदानंद गौड़ा, रमेश पोखरियाल निशंक, रतनलाल कटारिया, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो, डॉक्टर हर्षवर्धन, इन लोगों का मुझे लग रहा है शैक्षणिक अनुभव और शैक्षणिक योग्यता और अनुभव क्या कम था आपकी नजर में? अमनप्रीत जी देखिए पल्लवी, मैं ऐसा नहीं सोचती। ये सब एक जो रीशफल हुआ है, बहुत बड़ा जो मंथन कर रही है बीजेपी सरकार, वो सिर्फ इसलिए है कि कोरोना की वजह से या फिर पिछले 1.5 साल में 2 साल में जो भी स्थितियां रही हैं उसमें बीजेपी का जो स्टैंडर्ड है बहुत नीचा चला गया है, उसका ग्राफ बहुत नीचा चला गया है। जो हमारा बीजेपी का पहले कद था, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का पहले कद था, गृह मंत्री का पहले कद था, लोग उसको किस नजरिए से देखते थे, वो जो हमारे देश की जो नाकामयाबियां रही हैं शिक्षा को लेके, सेहत को लेके, और जो मजदूरों का पलायन हुआ है उसको लेके, और अभी अगर देखा जाए तो वैक्सीनेशन को लेके, और जो कोविड-19 का जो सेकंड आया है, जो उछाल आया है एकदम से, उसको जो कंट्रोल करने में जो हमारी सरकार विफल हुई है, ये उसी पे लीपापोची करने का ये एक हम सब समझ सकते हैं कि एक आत्म मंथन कर रही है बीजेपी। इसका मेन ये भी हम सोच सकते हैं कि अगले साल यूपी में चुनाव है, और यूपी क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है भारत का, और वहां से कम 80 लोग इलेक्ट होके असेंबली में आते हैं।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो वेस्ट बंगाल में बहुत भारी हार हुई है उससे ये सीख लेने की कोशिश कर रही है, और जो इनकी नाकामयाबियां हुई हैं, जो इनसे गलतियां हुई हैं, उनको सुधारने का कोशिश कर रही है। अगर हम आपने जैसे पूछा कि ये जो लोग पहले थे और उनको भी इन्होंने इस्तीफा देने के लिए बोल दिया है, तो क्या हम समझें कि इनमें कोई कमियां थी? तो हम हर्षवर्धन जी की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर उनको पहले हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था तो उस टाइम क्या उनकी कमियां नहीं दिखी थी? ऐसी बात नहीं है पल्लवी जी। मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ उनको बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि देखिए आगामी अभी जो मानसून सत्र है संसद का वो आने वाला है। आप सब जानते हो कि सब लोग यही क्वेश्चन उठाएंगे कि कोविड को कंट्रोल करने में हमारी भारत सरकार ने क्या क्या किया, क्यों हमारी भारत सरकार विफल हुई, क्यों कोविड-19 का जो सेकेंड बार उफाल आया, जो उसमें कमियां क्यों आई है, उसमें लोग इतना मरे क्यों हैं, ये संभालने में हमारी सरकार विफल क्यों हुई है। तो ये देखने के लिए उन्होंने हर्षवर्धन जी को हटा दिया, सो दैट वो बोल सके कि हमने देखो हेल्थ मिनिस्टर जो थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमने उनको हटा दिया। पर ये ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ऑक्सीजन प्लांट कम थे, ऑक्सीजन कहाँ जानी है, कितनी जानी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बोल रही थी, और वो बोल रहे थे कि हमसे परमिशन लो। उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन का कोई वो नहीं था। अगर हम देखें पल्लवी जी, तो अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की जो बीजेपी सरकार थी उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो सिर्फ गडकरी और राजनाथ जी रह गए हैं उस टीम में से। अदरवाइज जो भी लोग हैं वो वही लोग हैं जो अमित शाह से एक्सपीरियंस में कम है। तो कहीं ना कहीं ये अमित शाह की और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो भी लोग उनको पसंद थे उनको उन्होंने इस टीम में रखा है और बाकियों को हटा दिया है। ऐसी बात नहीं है कि बाकियों से गलती नहीं में आ रहा है। इसका सवाल भी यही है कि मोदी टीम से अटल टीम आखिर एक एक करके क्यों साइडलाइन होती जा रही है? अब देखिए अमनप्रीत कौर भी, शबनम पांडे जी यही पूछ रही हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद हेमंत जी आपके पास। जी, अगर हम देखें तो निर्मला सीतारमण ने क्या तीर मार लिया था, पर उनको नहीं हटाया गया। जवाब ले लेते हैं शबनम जी। देखिए, इस तरह के कयास लगाना कि अटल टीम के लोगों को हटाया जा रहा है और ये बस कयास भर ही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मोदी जी ने लगातार इस बात को कहा है कि हर वक्त हर कार्यकर्ता की क्षमता और उसकी विशेषता देखते हुए सबको मौका देते हैं। अगर देखा जाए तो उनके मंत्रिमंडल में एवरेज एज 58 के हैं। तो ये कहना कि हम युवाओं को कभी मौका ना दें, हम महिलाओं को कभी मौका ना दें क्योंकि वो अटल टीम की नहीं थी, वो उस टीम की नहीं थी, तो इस तरह से किसी चीज का एनालिसिस करना मुझे लगता है गलत होगा। क्योंकि अगर कोई सक्षम है संघर्ष करते हुए अगर यहाँ तक पहुंचता है तो हर युवा को कभी ना कभी मौका मिलना चाहिए, और वो मौका इन्होंने दिया। जिस तरह से महिलाओं की उनकी टीम, एक बड़ी टीम, 7 महिलाएं एक्सपेंशन में आई हैं, कुल मिलाकर 11 महिलाएं केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। तो ये देश के इतिहास को गौरवान्वित करने वाला मौका है, जहां महिला सशक्तिकरण की लगातार लोग बात करते रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो पीछे ही रखा जाता था। पर इस मंत्रिमंडल में इसका भी ध्यान रखा गया। युवाओं को देखा जाए तो आप देखिए, राजस्थान हो या एमपी हो, कांग्रेस की लड़ाई जब मुख्यमंत्री की होती है तो लेकिन कमाल की बात शबनम जी ये है कि युवा चेहरे जो संघर्ष करके आगे आते हैं, ये आपको तब याद आया जब मोदी सरकार एक बार बन चुकी, दूसरी बार जब मोदी की सरकार बनी, 2 साल पूरे हो गए और उसके बाद कैबिनेट का जब विस्तार हुआ तब अचानक से याद आया कि अच्छा युवा चेहरे भी हैं जो संघर्ष करके आगे आते हैं। अब क्योंकि 2024 में भी चुनाव है, उसे भी साधना है, और इसके साथ साथ उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो युवाओं को आगे जरूर लाना होगा। आपने भी कहा कि संघर्ष किया है लोगों ने, उनको देखते हुए मंत्रिमंडल में आगे लाया जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि जिनके नाम से बीजेपी जानी जाती थी, अमनप्रीत कौर जी, उसके बाद हेमंत जी मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, अरुण शौरी जैसे बड़े नाम जिन्हें कभी मंत्रिमंडल में शामिल ही नहीं किया गया, राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, श्रीपद नाइक को अगर छोड़ दिया जाए तो? अमनप्रीत कौर जी जल्दी से जवाब दीजिए, हेमंत जी बस उसके बाद आपके पास। देखिए इन सब के अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है इन सब की मेहनत का नतीजा है। जितने नाम पल्लवी जी आपने लिए हैं, पर आज कैबिनेट में या कहीं भी वो नजर नहीं आते। ये सिर्फ और सिर्फ तानाशाही की बात हम कह सकते हैं कि जो लोग अमित शाह जी को पसंद है, जो लोग मोदी जी को पसंद है, वही सरकार में आते हैं, वही कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, और वही कहीं ना कहीं और गवर्नर या मिनिस्टर्स बनते हैं। उनमें सबसे बड़ा हम ये सोच सकते हैं कि अगर कोई इनसे हटके थोड़ा पब्लिसिटी में आ जाता है, थोड़ा उसका नाम
जैसे रविशंकर जी को हम देख लें, उनको ट्विटर के साथ जो उनकी चली है प्रॉब्लम, उसके लिए वो बहुत उनका नाम उछाला गया, तो उनको एकदम से हटा दिया गया। उसके बाद देखिए हर्षवर्धन जी, उनका ये बोल दिया गया कि हेल्थ सिस्टम जो है इनकी वजह से फ्लॉप चला गया, इनकी वजह से जो आए हैं वो लोगों को। पर उसके अतिरिक्त हम देखें तो जो लोगों ने पार्टी के लिए किया है, जैसे बाबुल सुप्रियो की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले उनकी जरूरत थी तो उनको बीजेपी ने बंगाल से सीट दी, उनको जीताया भी, ठीक है। उसके बाद अभी वो उनके किसी काम के नहीं थे तो उनको रिजाइन करने के लिए बोल दिया। अगर हम सीएम असम की बात करें तो उनको भी, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट इस बार दूसरे सीएम के लिए छोड़ दी, तो उनको जो बोल सकते हैं कि इनाम के तौर पे आज उनको कैबिनेट मिनिस्टर चुन लिया। ज्योतिराव सिंधिया की बात करें, उन्होंने अपने, क्योंकि कांग्रेस सरकार गिराने में, क्योंकि वो 22 लोग लेके कांग्रेस से निकले थे और इसकी वजह से कांग्रेस की जो सरकार थी वो गिरी थी, तो उनको आज इनाम मिल गया। और ऐसे ही हम देखें नारायण राणे को, उनको भी महाराष्ट्र से, क्योंकि उनकी पकड़ बहुत है और उन्होंने भी क्योंकि किसी न किसी टाइम पे बीजेपी ज्वाइन करी थी, तो उनको भी आज इनाम मिल गया। तो हम कहीं ना कहीं अगर देखें तो यही हो रहा है कि जिसने बीजेपी ज्वाइन करी है, जिसने बीजेपी के लिए कुछ किया है या वो दूसरी पार्टी से आया है, तो उसी को इन लोगों ने इनाम के तौर पे मंत्रिमंडल में विस्तार में उनको जगह दी है। और बाकी लोग जो इनकी नजर में चाहे उन्होंने काम किया है चाहे नहीं किया है, अगर वो अमित शाह जी को पसंद नहीं है तो वो नहीं है। देखिए, अगर हम अनुराग ठाकुर की बात करें, बीसीसीआई में पकड़ जमाने के बिना उन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं। पर क्योंकि अमित शाह के जो बेटे हैं और ये अनुराग ठाकुर हैं, ये दोनों बीसीसीआई में हैं, इसलिए अनुराग ठाकुर आज भी हमारी कैबिनेट मिनिस्टर में बने रहे हैं और एक नहीं दो उनके पास ओहदे आए हैं। तो यही है पल्लवी जी, हम अगर देखें आने वाले जो चुनाव है, बीजेपी ने अपना दांव खेल दिया है, उनकी नैया भी पार लग जाए, क्योंकि जिस तरीके से युवा चेहरों को शामिल कर लिया गया है, तो माना यह जा रहा है क्योंकि युवा वोट बैंक जो है उसे टारगेट करने की कहीं ना कहीं बीजेपी ने यहाँ पर कोशिश तो कर दी है। सीधा दांव 2024 और 2022 पर लगा दिया है। आपकी पार्टी को कहाँ देख रही है इस पूरे में? अनुप्रिया पटेल है, अनुप्रिया पटेल। ठीक है, एक मिनट अमनप्रीत जी। जहाँ तक मौजूदा सरकार ने अपना जो मंत्रिमंडल चेंज किया है, वो मुझे एक ही परिप्रेक्ष्य में मैं उसको देखता हूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या वो सामाजिक फ्रंट हो या वो हेल्थ का क्षेत्र हो, उसमें सब में ये सरकार नाकामी की ओर बढ़ रही है, पूरी बुरी तरह विफल हो चुकी है। अपनी सारी नाकामियों को छुपाने के लिए, पब्लिक की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा दाव खेला। ये समझते हैं कि शायद इसमें सफल हो जाएंगे, मगर ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हमारी प्रवक्ता, माननीय प्रवक्ता बैठी हैं बीजेपी की, वो कह रही हैं कि इन लोगों की शैक्षणिक जो योग्यता है वो बहुत ज़्यादा है और एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो पूरी पब्लिक को पता है, वो जग जाहिर है कि बीजेपी के नेताओं की शैक्षणिक योग्यता के बारे में क्या क्या सवाल उठते रहे। अभी तक शीर्ष नेतृत्व से लेके छोटे छोटे नेताओं तक के बारे में सबको पता है कि उनकी शैक्षणिक नेतृत्व जो क्षमताएं वो क्या हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ये नेतृत्व परिवर्तन करके या मंत्रिमंडल परिवर्तन करके आप अपने शीर्ष नेतृत्व को बचा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतना अब आसान काम है, क्योंकि पब्लिक अब आपके बारे में जान चुकी है। क्योंकि आपका एक ही काम है हमारे देश में, मौजूदा सरकारों को हटा के सिर्फ बीजेपी की सरकार कायम करना, और किसी भी आपका रचनात्मक दृष्टिकोण की तरफ कोई कदम नहीं है। आपका सिर्फ एक ही बस एजेंडा बचा है कि ज्यादा से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार काम हो और आपके पास दूसरा कोई कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, कुछ मंथन किया होगा आपने कि क्यों ऐसी वजह बन जाती हैं, क्यों कारण बन जाते हैं जिसकी वजह से बीजेपी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां से सरकार गिरा के अपनी सरकार वहां पर कायम कर लेती है? बहुत सारे दुष्प्रचार हैं, सामाजिक आप सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें आप चलाते हैं, एंड में जब आपको कुछ नहीं मिलता तो हिंदू मुस्लिम पे ले आते हैं, तो हमारी पब्लिक बहुत भोली है, वो सब इन सब चीज़ों में डाइवर्ट हो जाती है और उनका एक ध्रुवीकरण कर लेते हैं। यही सब चीज़ें चलती हैं और तो कुछ है नहीं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि पंजाब और राजस्थान, महाराष्ट्र में जो आपकी सरकार है वहाँ की पब्लिक भोली है, इस वजह से आपको सत्ता में बिठा दिया? नहीं, देखिए, वहाँ कुछ जगह ऐसा भी हुआ जहाँ कांग्रेस की सरकार को हटा के बीजेपी की सरकार आई है, तो जब पब्लिक को लगता है कि कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको हटाती है। कहना चाहते हैं कि कहीं कहीं जनता जाग जाती है और उससे लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, मैं यहाँ पे भोलापन नहीं दिखाऊंगा, मुझे दूसरी पार्टी को वोट देना चाहिए। ये तो अभी आज के क्षेत्र में पता चल रहा है कि जो बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा तंत्र है वो सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा हावी है और उसके सामने शायद सारी चीज़ें ही अभी विफल नजर आ रही हैं। कौन सी विफलता? आप एक बार बताइए जल्दी से, उसके बाद शबनम जी मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। कौन सी विफलता? देखिए, बड़े बड़े मंत्रालयों के जो चेहरे थे वो हटा दिए गए। कानून मंत्रालय ले लें या फिर स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में चले जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में चले जाए, बड़े बड़े चेहरों को एकदम से पार्टी से हटा दिया गया।
कहाँ लगता है आपको, विपक्ष में आप लोग बैठे, कहाँ लगता है कहाँ विफलताएं थी जिसकी लीपापोती करने के लिए बीजेपी ने ये किया है? क्या हेल्थ मिनिस्टर को हटाया जाना क्या सिर्फ उनकी एक नाकामी थी? जो आदमी कैप्टन है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में सारी चीज़ें चलती हैं, डायरेक्शन प्रधानमंत्री के होते हैं, जो सारे कार्यक्रम चलते हैं। मगर हेल्थ के क्षेत्र में आप इस महामारी में बुरी तरह नाकाम साबित हुए। आप हर्षवर्धन जी को हटा के क्या आप उस जिम्मेदारी से बच सकते हैं? क्या आप पूरे देश को आप टीकाकरण दे पाएंगे, या आप हेल्थ के क्षेत्र में जो दवाइयों की कमी थी उसको पूरा कर पाएंगे? 7 मंत्री 7 लोगों को सीधा मंत्रालय में शामिल कर लिया गया है, वो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर हम बात भी कर रहे हैं, तो आप उत्तर प्रदेश लेके चलते हैं। उसके बाद शबनम जी, बस मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि मैं इस चीज को समझना चाहती हूँ कि आखिर बीजेपी ने इतने बड़े दिग्गज चेहरों को क्यों अपनी पार्टी से हटा दिया। और विपक्ष के, आप क्योंकि हेमंत जी विपक्ष में है तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, सिर्फ ये कह देना कि विफलताएं थी, गिनाइए ना। अब विपक्ष में बैठे हो, मुखर चेहरा निकाल के सामने अपना लेकर के आइए, कहाँ विफलताएं थी उनकी। यूपी की बात करते हैं। यूपी में आप देखिए कि जितने लोगों की इस कोरोना महामारी में डेथ हुई है, उनका एक रिकॉर्ड तक उनके पास नहीं है। और ये जो बीजेपी की सरकार है, जो हिंदुत्व को लेकर चलती है, सबसे बड़ी हिंदूवादी सरकार अपनी छवि पेश करती है। हमारे यहाँ एक मृत शरीर को जब शव यात्रा जाती है उसको लोग नमन करके निकलते हैं, मगर इस सरकार ने हमारे हिंदुओं की डेड बॉडीज को भी एक बुरी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया। सबने देखा कि किस तरीके से उनको चील कौवे ने खाया, वो जमुना जी के, गंगा जी के तट पे वो उनको गाड़ दिया गया और उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकती हैं कि ये सरकार बिल्कुल जनता के हित में काम कर रही है? ठीक नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा जनता के हित में, मैं समझना चाहती थी। ये आप कह रहे हैं कि विफलताएं थी, तो समझना चाहते हैं कि विफलताएं आखिर उत्तर प्रदेश में हुई क्या। आप कह रहे हैं कि गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, ये कांग्रेस ने देखा, सबने देखा, वो छोड़िए, कांग्रेस ने क्या किया? कोविड टाइम में कांग्रेस ने क्या किया विपक्ष में बैठ के? नहीं, आप ये बताइए, ये सवाल आप मौजूदा सरकार से पूछेंगे या जो विपक्ष से आप पूछेंगे? जिम्मेदारी सरकार की है या विपक्ष की सरकार? सुनिए, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं ना, हम मौजूदा सरकार से भी पूछेंगे, आप क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो विपक्ष से भी पूछेंगे, क्योंकि आप लोग जब जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता ये जरूर पूछेगी कि जब कोविड चल रहा था तब आप लोग आखिर कहां थे। उत्तर प्रदेश की जनता ये भी पूछ सकती है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब प्रियंका गांधी वाड्रा महापंचायत में शामिल होने के लिए वहां पे पहुंच सकती हैं, लेकिन क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि वहां पर शवों को प्रवाहित किया जा रहा था, वहां पर इस तरीके की स्थितियां बन चुकी थी। हालांकि मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि सीधे WHO ने उत्तर प्रदेश की जो कार्यप्रणाली थी, जिस तरीके से कोविड को कंट्रोल किया, WHO ने तारीफ की और योगी को, आपको सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को बेहतरीन मुख्यमंत्री बताया WHO ने कि सबसे जनसंख्या वाले प्रदेश में सबसे पहले कोविड को कंट्रोल किया गया। अब हेमंत जी आपके सवाल पर आते हैं। आप कह रहे हैं जनता को तो जवाब देना पड़ेगा ना। चलिए मुझे मत दीजिए, फिर भी जनता को दीजिए, मेरे जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें दीजिए जरा सा। जनता तो देख ही रही है कि जितनी भी, तो जवाब दीजिए ना, जनता देख रही है, आप क्या जवाब दे रहे हैं, दीजिए जी। जैसे आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश में कि प्रियंका जी कहाँ थी, प्रियंका जी ने और पूरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बहुत पूरी जितना हमसे हो सकता था हमने बहुत काम किया। हमारी जब हमने बसें श्रमिकों को ले जाने के लिए बसें की, हमारी बसों के परमिट कैंसिल किए गए। की बात आप बता रहे हैं मैडम, वही सारी चीजें हैं हर काम में। 2020 की बात बता रहे हैं और बसेस का क्या डेटा निकला था वो भी अभी बता दूंगी, तो देखिए आपको शर्मिंदा नहीं, डेटा तो उन्होंने स्कूटर के नंबर भी बताया। मेरा सीधा सवाल, मेरा इसलिए मैंने पूरा जिक्र किया, महापंचायतों में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर जा रही थी। उसके बाद कोविड टाइम पे कहां थी? क्योंकि गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, इसका जवाब मैं शबनम जी से लूंगी जा करके, लेकिन आप मुझे जवाब दीजिए, मेरे दर्शकों को जवाब दीजिए, कांग्रेस कहां थी? देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, जो विपक्ष में अभी 2022 में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, विपक्ष में बैठे हुए कहां थे आप लोग? देखिए, कोरोना महामारी में सबसे पहले एक प्रोग्राम चलाया गया, सबका साथ, जो सबका विकास करके एक जो पुराने प्रोग्राम चले हैं। एक तो सबकी रसोई हमने चलाई, उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 60-70 हज़ार लोगों को हमने रोज़ एक दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया। बहुत सारी जितनी हमसे हो सकती थी हमने, तकरीबन 40-45 हज़ार। डेटा ही नहीं है, आपको पता है हेमंत जी। शबनम जी जवाब दीजिए अब जल्दी से। देखिए, निश्चित तौर पे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि इस आपदा के समय को राजनीतिक अवसर में बदलने का काम विपक्षी पार्टियों ने लगातार किया, और आज जब एक्सटेंशन होता है मंत्रिमंडल का तो फिर वही राग अलाप के ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अगर कोविड के समय में नागरिकों की मौत हुई तो राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पे हुई, वहां इनकी सरकार थी। आखिर इन्होंने क्या किया? क्या स्वास्थ्य मंत्री को हटाया? क्या मुख्यमंत्री को हटाया? क्या किया? कैसे ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पे आरोप लगा रहे हैं?
कि उन्होंने गलत काम किया इसलिए उनको हटाया गया। देखिए, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में संगठन और सरकार दोनों में काम करने को उतना ही सम्मान दिया जाता है। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गलत किया, तो फिर आपके महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्योंकि वहां भी मौतें हुई, वहां भी इसी तरीके की आपदा रही, वहां भी परेशान रहे और ज्यादा परेशान रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश क्यों पलायन करके मजदूरों को आना पड़ा महाराष्ट्र से? क्यों महाराष्ट्र सरकार उनको नहीं की? मजदूर कहते रहे कि हम उत्तर प्रदेश आ जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, तो क्यों आपके प्रदेशों को छोड़ के आना पड़ा? तो इस तरीके से जिन्होंने इस्तीफा दिया उन्हें कमतर करके बताना बंद कर दीजिए। एक्सपेंशन लगातार, जब भी कोई भी मंत्रिमंडल बनता है, आज तक की जो भी सरकारें बनी है उनमें एक्सपेंशन हुआ है, रीशफलिंग हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनके काम खराब थे या उनमें कोई कमियां थी। वो सब एक से एक दिग्गज नेता रहे। और अगर देखा, बताते हैं आप कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के नेताओं को नहीं रखा गया और इसको, तो देखिए हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि जैसे वोरा जी चल भी ना पाए, लेकिन जब भी मंत्रिमंडल बने तो वोरा जी जरूर होने चाहिए। भाई, अगर युवा भी हैं राजनीति में तो युवा को भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। गहलोत जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सचिन पायलट नहीं बन सकते। में होता हमारी पार्टी में उम्र देखकर नहीं, उनके अनुभव, उनके कार्यप्रणाली और सबको मौका देने का एक तरीका है और यही सही है। और जो संगठन में काम करते हैं उन्हें भी वही सम्मान मिलता है जो मंत्रिमंडल में मंत्री बनते हैं। तो ये जो वीआईपी कल्चर वाली नीति अपनाया है आप लोगों ने, उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, नए चेहरों का आप लोगों को कितना फायदा मिलेगा, ये सीधा अमनप्रीत जी से पूछ लेते हैं। अमनप्रीत जी, नए चेहरे शामिल कर दिए, अब शबनम जी तो कह रही है कि नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया देखिए पायलट वो तो सीधा खैर विपक्ष पर ही हमलावर हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है नए चेहरों को जो शामिल किया है बीजेपी ने, इसको चुनावी राज्यों में उसे कितना फायदा मिलेगा? देखिए, पहले तो हम देखें कि चुनावी राज्यों में इन्होंने विस्तार के टाइम उनकी तरफ कितना ध्यान दिया है। तो अगर हम देखें तो यूपी में से पल्लवी जी देखिए सबसे ज्यादा सिलेक्शन करी है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। उसके बाद इन्होंने उत्तराखंड में और गुजरात में और इन्होंने हिमाचल प्रदेश में बहुत ध्यान दिया है। तो ये हम सोच सकते हैं, ये तो बिल्कुल हाथ कंगन को आर्थिक देता है कि जिन क्षेत्रों में, जिन स्टेट में इलेक्शन आने वाले हैं वहां पे इन्होंने लोगों को खुश करने की कोशिश करी है। देखिए, पहले लोग कहते हैं कि बीजेपी की जो सरकार है उसमें अनएजुकेटेड लोग बहुत हैं। इस बात का इन्होंने खास ध्यान रखा है कि मंथन करते टाइम ये चीज का ख्याल रखा जाए कि इस बार इन्होंने पीएचडी, डॉक्टर्स, आईपीएस, आईएएस सब लोगों को शामिल किया है। और अल्पसंख्यक भी देखिए, हरदीप सिंह पुरी को जैसे उन्होंने सिख में से ले लिया, बुद्धि लोगों को भी लिया और मुस्लिम लोगों को भी लिया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरे थ्रू आउट द इंडिया एक बात का ध्यान रखा गया है कि पूरे देश में से लोगों को लिया गया है। उसके बाद पढ़े लिखे लोगों को लिया गया है, उसके बाद महिलाओं को ज्यादा मौका दिया गया है, उसके बाद नौजवानों को ज्यादा मौका दिया गया है। पर कहीं ना कहीं ये सारी जाति समीकरण जो भी है ये ओबीसी को प्रभावित करने के लिए है, ओबीसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए है। क्योंकि यूपी में जो ज्यादातर 32% अगर हम देखें तो गैर ज्यादा ओबीसी हैं और 18% जो हैं वो जो है बीजेपी के जो मेन अपर कास्ट आ जाती है वो आ जाती है। तो बीजेपी जो है 50% अपनी जो वोटिंग इनको मतलब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। तो उसके लिए उन्होंने अनुप्रिया पटेल को टारगेट किया है। देखिए, जो मोदी सरकार 2 थी उसमें अनुप्रिया को कोई जगह नहीं मिली थी, मोदी सरकार 1 में उनको जगह मिली थी। अब क्योंकि वो मिर्जापुर से 2 बार इलेक्ट हुई हैं और वो अपना दल की जो अच्छी उनकी पकड़ है यूपी में, तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि हाथरस और जो ऐसी बलात्कार की प्रॉब्लम्स आई हैं वहां पे, उसकी वजह से जो दलित लोग हैं वो बीजेपी सरकार से बहुत नाखुश थे। उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि जातिगत समीकरण का ध्यान यहाँ पर पूरी तरीके से रखा गया है, कहीं ना कहीं राज्यों पर फोकस किया गया अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। जो भी ये रीशफल हुआ है वो उसी की वजह से हुआ है ताकि अपनी वोटिंग को बढ़ाया जा सके। और आने वाले दिनों में यूपी में अपनी सरकार बनाना चाहती है बीजेपी, क्योंकि ये उसकी बहुत बड़ी जरूरत है।
ठीक है, शबनम जी जवाब देना चाहती थी। शबनम जी, देखिए, वेस्ट बंगाल में कोई चुनाव नहीं होने वाला, पर वेस्ट बंगाल से भी 4 मंत्री बनाए गए हैं। तो केवल ये कहना कि चुनाव की वजह से रिशफलिंग या एक्सपेंशन हुआ है, तो ये बात गलत है। और अगर देखा जाए तो हमने सभी तबकों को, जैसा कि हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसके तहत देखा जाए तो हमने 8 SC, 12 अनुसूचित, 27 OBC, 11 महिलाएं, 58 साल की एवरेज का एज रखते हुए हमने एक्सपीरियंस, अच्छी शैक्षिक योग्यता देते हुए ये दिखाना चाहा है कि, और हमने 5 अल्पसंख्यक भी रखे हैं। ये हमने दिखाना चाहा है कि देखिए, जब पहले राजनीति में इस बाहुबली और धनबल वालों को जगह दी जाती थी, और आज देश बदल रहा है। आज देश में ऐसे लोगों के बजाय जिनकी शैक्षिक योग्यता अच्छी हो, जिनका अनुभव अच्छा हो, जो एक अच्छी छवि के लोग हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। और आप देखें तो शुरू से, चाहे मोदी कैबिनेट 1 हो या मोदी कैबिनेट 2 हो, दोनों में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है और नए नए चेहरों को अपॉर्चुनिटी दी गई है। और सब उससे भी सर्वोपरि है, बार बार मैं इस बात पे गर्व कर रही हूँ कि महिलाओं को विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय इंडिपेंडेंट तौर पे कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे दिया गया है। ये गर्व की बात है। अब तक देश में केवल ऐसी ही महिलाएं बनती थी, या तो बहुत पहुंच वाली, बहुत बड़े परिवार की, या गांधी परिवार की महिलाएं होती थी। मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद से आज तक कोई विदेश मंत्री इंडिपेंडेंट हमारे इसमें बनी। लेकिन इतना बड़ा भरोसा महिलाओं पे रखना और महिला सशक्तिकरण का जो अलग जगाया है माननीय मोदी जी ने, ये काबिल तारीफ है। विपक्ष निश्चित तौर पे हताश है, इसलिए इसको कभी ठीक है शबनम जी, कोरोना से जवाब ले लेते हैं। हेमेंद्र जी जवाब दीजिए, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप शबनम जी की बात पे? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का उन्होंने यहाँ पर भी नारा दे दिया है। जनसंख्या वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से ये सबके सामने जग जाहिर है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो कितना सार्थक है मौजूदा सरकार का। सबसे ज्यादा जो महिलाओं के खिलाफ जितने भी अत्याचार और बलात्कार के मामले हुए हैं वो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही हुए हैं। सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाएं हुई हैं महिलाओं के खिलाफ तो इस मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान ही हुई है। और ये शुद्ध कवायद है, बिल्कुल एक तरीके से अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। और सीधा जिन जिन राज्यों में अभी हाल फिलहाल में चुनाव है, सिर्फ उसको टारगेट किया जा रहा है और कहीं कुछ भी नहीं। इससे हासिल, देश की आम पब्लिक को इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कई गुना कम है, लेकिन अगर आंकड़े देखें क्राइम के महिलाओं के प्रति होते हुए तो वो दुगने तिगने के करीब हैं। तो पहले जिनके घर शीशे के होते हो पत्थर नहीं फेंकते, इस बात का ध्यान रख लीजिए आप। ठीक है अमनप्रीत जी, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ क्योंकि 36 नए चेहरों की एंट्री हुई है और 12 लोगों को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। आपको क्या लगता है कोविड टाइम पे सरकार की जो किरकिरी हुई, चाहे शिक्षा मंत्रालय से शिक्षा के क्षेत्र में जाकर के देख लें या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार की किरकिरी हुई है, चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर के हो या फिर लोगों को आइसोलेट करने के लेकर के हो। और उत्तर प्रदेश की बात खैर हेमंत जी कर रहे थे, आंकड़े तो नहीं दिखा पाई है सरकार फिलहाल के लिए। तो कोविड टाइम पे जो सरकार की किरकिरी हुई, जो छवि धूमिल हुई, आपको क्या लगता है कि उस छवि से उस धूल को साफ करने के लिए इन चेहरों को शामिल किया गया? अमनप्रीत जी देखिए पल्लवी जी, अगर किरकिरी की बात करें तो अगर हम रोजगार की बात करें, शिक्षा की बात करें, सेहत सुविधाओं की बात करें, हर चीज महंगाई बढ़ी है और जो लोगों के पास काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। हर चीज को लेके पूरे देश के लोग, चाहे वो मिडिल वर्ग है चाहे वो लोअर वर्ग है, सब लोग हताश हैं। उसका कारण है कि पूरी सरकार जो है हर चीज अपने हाथ में रखती है। आज चाहे कैबिनेट मिनिस्टर आए हैं, चाहे दूसरे मिनिस्टर सिलेक्शन हुई है, पर हम ये नहीं भूल सकते कि ये सब कठपुतलियां हैं आला कमान के हाथों में। हर चीज ऊपर से कंट्रोल होती है, हर चीज के लिए पीएमओ कंट्रोल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, ये भी चाहे इनके पास एक मंत्रालय आया चाहे 2 मंत्रालय आए, तो ये चीजें ये खुद हैंडल नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं इनको हर चीज के लिए जवाबदेही देनी पड़ती है पीएमओ की, और जो फाइनल डिसीजन होता है वो पीएम का या अमित शाह जी का ही होता है। और ये जो बीजेपी की साख बचाने की कोशिश करी जा रही है, चाहे वो नए चेहरे शामिल कर लें, उनको भी कठपुतलियों की तरह ही इन्होंने चलाना है, क्योंकि ये
एक तरीके की तानाशाह सरकार साबित हुई है। ये चीजें हम क्यासकाइयां नहीं लगा रहे, ये कोविड-1 का और कोविड-2 का जो कंट्रोल है, उन चीजों को लेके जो शिक्षा स्तर गिरा है, जो हमारी जीडीपी गिरी है, जो हमारे देश में हर चीज को लेके हाहाकार मची है, हर चीज के लिए हमारी सरकार ही जिम्मेदार है। अगर हम बोलते हैं कि मोदी जी हमारे बाप हैं, तो एक फैमिली का, एक परिवार का जो बाप होता है, हर जो प्रॉब्लम आती है फैमिली में, वो पहले अपने सर पे लेता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो ड्राइवर बदल देने से जो प्रॉब्लम्स हैं गाड़ी की वो हट नहीं जाती। शबनम जी, मंत्रियों को शामिल तो कर लिया, नए चेहरों को शामिल तो कर लिया, लेकिन अमनप्रीत जी कह रही है कि वो तो सिर्फ कठपुतली हैं। देखिए, अमनप्रीत जी दोनों बातें कर रही हैं। कहती हैं हर चीज पे पीएमओ देखते हैं और फिर कहते हैं पीएमओ अपना पल्ला। दोनों ही बातें एक साथ कैसे सही हो सकती है? अमनप्रीत जी उस सरकार देखिए, जब वैक्सीनेशन होती है तो यूपी सरकार हमारी करती है, उस सरकार की तारीफ। देखिए, जब टीकाकरण होता है तो हर एक बड़ी अखबार में बड़ा सा पोस्टर आता है, उसमें लिखा जाता है थैंक यू मोदी जी, आपने वैक्सीनेशन करवा दी। तो वो जो सब काम हो रहे हैं, जो वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीनेशन मंगवाया जा रहा है, वो लोगों का टैक्स कटा हुआ है, वो लोगों की जेब से कटा हुआ है। तो मोदी जी हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर भी एहसान नहीं कर रहे हैं। तो अगर उसके लिए क्रेडिट मोदी जी ले रहे हैं, तो अगर देश में कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए भी मोदी जी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। उनको ही बोलना चाहिए कि मेरी वजह से ये हुआ, मैं इस्तीफा देता हूं। नहीं, लेकिन आज उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दिया गया। हमारी सरकार में जो डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी में जो डेमोक्रेसी है, उसका भी उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। तो अच्छा, सदानंद गौड़ा के बारे में क्या बोलते हैं आप? सदानंद गौड़ा को क्यों हटा दिया? क्योंकि उन्होंने जो अंदर की बीजेपी की प्रॉब्लम थी उनको उजागर कर दिया था। उन्होंने बोल दिया था कि यूपी में क्या हो रहा है। किशोर जी की चर्चा करिए ना, कौशल किशोर जी की करिए। देखिए, आप एक तरफा नहीं, तो आप सदानंद गौड़ा का बता दीजिए कि उनको क्यों हटा दिया गया? सिर्फ इसलिए कि वो बीजेपी के थे और बीजेपी की बुराई कर दी उन्होंने। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री ने तो नहीं की थी, कानून मंत्री ने तो नहीं की थी, शिक्षा मंत्री ने तो नहीं की थी। देखिए, किसकी जरूरत किस परिस्थिति में कहाँ है, उसको देखते हुए मंत्रिमंडल में रीशफलिंग की है। आप देखिए, हरदीप पूरी अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, समय की कमी है। हेमंत जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी तरफ से लेना चाहूंगी। हेमंत जी, युवा चेहरों को शामिल कर लिया गया है और चुनावी राज्यों में इसका इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इम्पैक्ट तो जरूर से जरूर पड़ेगा। कांग्रेस खुद को कहाँ देख रही है? देखिए, कांग्रेस की जो नीतियां थी वो सबको साथ लेके चलने वाली नीतियां थी। ना कोई जातिवाद के ऊपर कभी कोई चुनाव हमने लड़ा है, ना कभी आगे लड़ेंगे। सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, हमारा तो एक ही नारा है। और दूसरी चीज़, अगर आप कहती हैं कि युवाओं के लिए जो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि युवाओं के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो केंद्र नेतृत्व तो बोल सकता है कि आपको युवाओं के लिए सिर्फ पकौड़े तलना उनके लिए एक रोजगार का साधन है, तो आप सोचिए कि युवाओं के दिल पे क्या बीत रही है। किसी युवा के पास नौकरी नहीं है, बच्चे जो अभी पढ़ भी रहे हैं, उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है कि उनके लिए इनके पास न कोई नियत है, ना कोई नीति है। उसका जवाब शबनम दे देंगी कि उनके पास कितनी नीतियां कितनी नहीं। मैंने पूछा था कांग्रेस कहां पर है, कांग्रेस खुद को कहां देख रही है? देखिए, पूरी मजबूती के साथ हम इस बार इलेक्शन लड़ेंगे और जो हमारी जो कमियां थी हम उसको पूरी सुधारने की कोशिश करेंगे। चलिए, ठीक है, समय की कमी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो ग्रे कार्ड में आज हम चर्चा कर रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और इसके बाद सीधा निशाना 2022 को और 2024 को माना जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि युवा चेहरे मोदी सरकार को एक बार फिर से काबिज कर पाते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी एक बार फिर से योगी की एंट्री हो पाती है, यानी ये फिर जो आईसीयू में कांग्रेस चली गई थी वो फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में आकर के सत्ता काबिज करके अपनी सत्ताओं पर बना के इतिहास रच देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। इसी के साथ ग्रे कार्ड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।